जरा एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मतलब एक ऐसा सीन कि पश्चिम एशिया यानी मिडल ईस्ट के किसी समंदर में अचानक एक मिसाइल दागी जाती है। जो कि आजकल काफी आम बात हो गई है। बिल्कुल। और वहां कुछ कमर्शियल जहाजों का रास्ता रोक दिया जाता है। अब इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद भारत के किसी शहर में बैठा एक आम इंसान जब अपने बैंक का मैसेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर की ईएमआई या कह ले कार के लोन की किश्त अचानक से बढ़ गई है। और ये देखकर वो इंसान सोचता है कि भाई ये हुआ कैसे। हाँ ना, मतलब सुनने में ये बात कितनी अजीब लगती है कि हजारों किलोमीटर दूर किसी रेगिस्तान या समंदर में हुए धमाके का सीधा कनेक्शन किसी के भी मंथली बजट या बटुए से कैसे हो सकता है। लेकिन हकीकत यही है। और ये कनेक्शन बहुत ही गहरा है। एकदम सही। और आज का हमारा इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मुख्य विषय यही है। हमारे पास गोल्डमैन सैक्स की एक बेहद ताज़ा और बहुत ही डिटेल वाली रिसर्च रिपोर्ट है। और मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट के पन्नों में जो डेटा है ना, राइट वो सिर्फ अर्थशास्त्रियों या फाइनेंस के लोगों के लिए नहीं है। राइट। बल्कि ये बहुत साफ तरीके से बताता है कि कैसे पश्चिम एशिया की इस भू राजनीतिक अस्थिरता ने, मतलब इस जियोपॉलिटिकल टेंशन ने, राइट। भारत के कैलेंडर वर्ष 2026 के आर्थिक भविष्य के जो अनुमान थे उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस रिपोर्ट के अंदर जाएं और इस कनेक्शन को डिकोड करें। राइट। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी घटना ना आइसोलेशन में नहीं होती। बिल्कुल नहीं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे दुनिया के एक हिस्से में होने वाली उथल-पुथल किसी दूसरे हिस्से में तेजी से आगे बढ़ती विकासशील अर्थव्यवस्था की जड़ों में एक शॉकवेव भेज सकती है। हम अक्सर न्यूज में पढ़ते हैं कि विकास दर गिर गई या महंगाई बढ़ गई। हाँ, वो तो रोज की हेडलाइंस है। राइट। लेकिन ये रिपोर्ट उस क्यों और कैसे का पर्दाफाश करती है जो इन हेडलाइंस के पीछे छिपा होता है। तो चलिए सीधे उस चौंकाने वाले डेटा से शुरुआत करते हैं जिसने मार्केट का इतना ध्यान अपनी ओर खींचा है। श्योर, नंबर से शुरू करते हैं। तो डेटा ये है कि गोल्डमैन सैक्स ने भारत के कैलेंडर वर्ष 2026 के विकास अनुमान यानी जो ग्रोथ फोरकास्ट होता है उसमें सीधे 60 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी है। जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है ना? अब ये अनुमान गिर के 5.9% रह गया है। अब देखो, कोई सोच सकता है कि 60 बेसिस पॉइंट्स सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, मतलब 0.6% ही तो है। हाँ, आम आदमी को लगेगा कि आधा % ही तो कम हुआ है। बिल्कुल, लेकिन जब हम भारत जैसी ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ना, तो इस 0.6% का मतलब है अरबों डॉलर के आर्थिक उत्पादन का गायब हो जाना। एकदम सही। और इसका सीधा मतलब है नए रोजगारों का ना बन पाना। और हजारों कंपनियों के मुनाफे का सिकुड़ जाना। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और यही नहीं है, अगर हम इस गिरावट के पैटर्न को देखें ना, तो ये कोई एक झटके में नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि कल 7 था और आज अचानक गिर गया। तो फिर ये कैसे हुआ? रिपोर्ट बहुत साफ दिखाती है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिक्लाइन है, मतलब धीरे धीरे नीचे आना। पश्चिम एशिया में इस ताज़ा अस्थिरता के शुरू होने से पहले कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत का जो विकास अनुमान था वो 7% पर था। अच्छा, 7% था पहले? हाँ, फिर हालात बिगड़े, सप्लाई चेन्स में थोड़ी रुकावट आनी शुरू हुई, तो 13 मार्च को गोल्डमैन सैक्स ने इसे घटाकर 6.5% कर दिया। आधा % वहां कम कर दिया। राइट। और अब क्योंकि वो तनाव कम होने के बजाय और खिंचता ही जा रहा है, ये अनुमान 5.9% पर आ गिरा है। एक मिनट रुकिए, यहाँ ना मुझे एक बात खटक रही है। हाँ, बताइए। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये जो बड़े बैंक और एनालिस्ट्स होते हैं, क्या ये सिर्फ हवा का रुख देखकर हर महीने अपने अनुमान बदल रहे हैं, या फिर जमीनी हकीकत में सच में कुछ ऐसा टूट रहा है जिसे रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, एनालिस्ट सिर्फ हवा में तीर नहीं चला रहे, वे रियल टाइम डेटा पर रिएक्ट कर रहे हैं। ओके। जब पश्चिम एशिया में तनाव शुरू हुआ था ना, तो पूरी दुनिया को लगा था कि यार ये तो बस कुछ हफ्तों का संकट है। हाँ, जैसे हमेशा होता है कि जल्दी सुलझ जाएगा। बिल्कुल। और कंपनियों ने अपने पास जो बफर स्टॉक रखा था उसका इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि ये एक लंबी और खिंचने वाली अस्थिरता बन चुकी है। मतलब कोई क्विक फिक्स नहीं है इसका? कोई क्विक फिक्स नहीं है। जब किसी इतने अहम जियोग्राफिकल एरिया में महीनों तक कमर्शियल जहाजों की आवाजाही बाधित रहती है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ धीमी नहीं होती, वो चोक होने लगती है। एग्जैक्टली, वो चोक होने लगती है। और इसका सबसे खतरनाक असर हमें एक दूसरे आंकड़े में दिखता है जो रिपोर्ट में मेंशन्ड है। वो महंगाई वाला डेटा। हाँ,
जहां एक तरफ विकास दर 5.9% पर आ गई है, वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो टारगेट था उसे 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 4.6% कर दिया गया है। अरे बाप रे, मतलब ग्रोथ नीचे जा रही है और महंगाई ऊपर आ रही है। बिल्कुल, दोनों उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। इसे समझने के लिए मैं ना एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगी। हाँ प्लीज। मान लेते हैं कि भारत की इकोनॉमी एक बहुत ही पावरफुल कार है ओके। और ये कार 70 की स्पीड से हाईवे पर एकदम बढ़िया दौड़ रही थी। अब आगे रास्ता खराब हो गया है, बैरिकेड्स आ गए हैं, तो उसे अपनी स्पीड 59 पर लानी पड़ी। ठीक है, ग्रोथ कम हो गई। राइट। लेकिन असली प्रॉब्लम स्पीड का कम होना नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि इस धीमी स्पीड पर भी उस कार का जो इंजन है ना, वो ओवरहीट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ये। कम होती है तो चीजें सस्ती होनी चाहिए ना। आपका वो कार और इंजन वाला उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन हमें इसे ना थोड़ा और गहराई से देखना होगा। अच्छा, कैसे? देखो, इंजन इसलिए गर्म नहीं हो रहा है क्योंकि कार को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है या कोई रेस चल रही है। तो फिर क्यों गर्म हो रहा है? इंजन इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि कार के फ्यूल पाइप में कचरा फंस गया है ओहो। और उसे साफ ईंधन नहीं मिल रहा है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में सप्लाई साइड शॉक कहते हैं। सप्लाई साइड शॉक मतलब पीछे से ही माल नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। रिपोर्ट बताती है कि इस बार की जो महंगाई है ना, वो भारत के अंदर लोगों की मांग बढ़ने से नहीं आ रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग अचानक से ज्यादा शॉपिंग करने लगे हैं। बिल्कुल नहीं। लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि चीजों को बनाने और उन्हें भारत तक पहुंचाने की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कंपनियों को मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। राइट। और इस लागत के बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा। मतलब हम फिर से कच्चे तेल की कीमतों पर आ गए। क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में कुछ होता है तो सबसे पहले तो ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम ही न्यूज में फ्लैश होने लगते हैं ना। हाँ, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकूंगा। अच्छा। क्योंकि इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा और मैं कहूंगा शायद सबसे चौंकाने वाला शिफ्ट यही है। क्या शिफ्ट है? गोल्डमैन सैक्स का ये एनालिसिस बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि अब हमारा मुख्य फोकस तेल की कीमत यानी प्राइस पर नहीं है। वेट, प्राइस पर नहीं है? नहीं, क्योंकि बाजार तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव को किसी तरह मैनेज करना सीख गया है। $80 हो या $90, सिस्टम एडजस्ट कर लेता है। तो फिर असली संकट क्या है? अब असली संकट गैस की मात्रा यानी क्वांटिटी का है। ओके। विशेष रूप से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की उपलब्धता का। तेल की कीमत से गैस की मात्रा पर फोकस शिफ्ट होना, ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है मुझे। मैं समझाता हूँ। मतलब जब हम कहते हैं कि मात्रा का संकट है तो इसका असल में क्या मतलब होता है? इसे ऐसे समझते हैं, जब तेल की कीमत बढ़ती है ना, तो अब $80 की जगह $100 देकर तेल खरीद लेते हैं। हाँ, बिल ज्यादा आता है बस। राइट। आपकी इकॉनमी को थोड़ा दर्द होता है, बजट बिगड़ता है, लेकिन आपका सिस्टम, आपकी गाड़ियां, आपके कारखाने चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। बिल्कुल। लेकिन LNG मार्केट थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। रिपोर्ट में कतर एनर्जी जैसे जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उनके यहाँ फोर्स मेजोर यानी फोर्स मेजोर के खतरे पर बहुत गहरी चिंता जताई गई है। फोर्स मेजोर? यानी कॉन्ट्रैक्ट का वो क्लॉज ना, जो किसी कंपनी को युद्ध, महामारी या किसी प्राकृतिक आपदा जैसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन के टाइम अपनी सप्लाई की जिम्मेदारी से फ्री कर देता है। बिल्कुल सही। मतलब कंपनी कानूनी तौर पर कह सकती है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम माल नहीं भेज सकते। बाप रे। और कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG सप्लायर्स में से एक है। अगर पश्चिम एशिया के समुद्री रास्तों में सिक्योरिटी का रिस्क इतना बढ़ जाता है कि कतर एनर्जी को फोर्स मेजोर लागू करना पड़े, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैस बस महंगी हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि गैस से भरे वो जो विशाल जहाज हैं, वो बंदरगाह से निकलेंगे ही नहीं। ओह माय गॉड, मतलब सप्लाई सीधा जीरो। हाँ। और देखिए, LNG कोई तेल की तरह नहीं है कि किसी भी ड्रम में भरकर भेज दिया या नॉर्मल पाइपलाइन से आ गई। राइट। उसे लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। बिल्कुल। इसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके बहुत ही खास और हाईटेक जहाजों में भरकर दुनिया भर में भेजा जाता है। तो अगर वो जहाज रुके तो सप्लाई पूरी तरह रुक जाएगी। एकदम। और रिपोर्ट इसी बात को भारत के लिए एक बाइंडिंग कंस्ट्रेंट मानती है। बाइंडिंग कंस्ट्रेंट मतलब एक ऐसी रुकावट जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, ये एक ऐसी दीवार है जिसके आर पार आप नहीं जा सकते। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ ना एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछना है। हाँ, पूछिए। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना? हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत अच्छा खासा है। तो अगर कतर से या मिडिल ईस्ट से गैस नहीं आ रही है
तो क्या हम अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे किसी दूसरे देश से इसे नहीं खरीद सकते? मतलब ग्लोबल स्पॉट मार्केट तो हमेशा खुला ही रहता है, तो हम सिर्फ थोड़े ज्यादा पैसे देकर दूसरे सप्लायर से गैस क्यों नहीं उठा लेते? इसमें ऐसा क्या है जो हमारी पूरी विकास दर को ही 5.9 पर खींच रहा है? ये सवाल बहुत ही वैलिड है और इसका जवाब हमें ये समझने में मदद करता है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भारत की असली हैसियत क्या है। अच्छा, देखिए, रिपोर्ट भारत को एक हाई रिस्क इकोनॉमी मानती है। हाई रिस्क इकोनॉमी क्यों? इसके दो बहुत ही स्पष्ट कारण दिए गए हैं। पहला है लो पर कैपिटा इनकम, यानी हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय का कम होना। और दूसरा है हाई एनर्जी इंपोर्ट्स, यानी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम बाहरी देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक देश के रूप में हमारा साइज तो बहुत बड़ा है, राइट। लेकिन हमारी जो कलेक्टिव परचेजिंग पावर है, जो क्रय शक्ति है, वो इन ग्लोबल झटकों को सहने के लिए काफी नहीं है। बिल्कुल। इसे ना थोड़ा टेक्निकल तौर पर समझते हैं। जो स्पॉट मार्केट की आपने बात की, हाँ, वहां गैस की कोई फिक्स कीमत नहीं होती। वहां बोली लगती है, यानी बिडिंग होती है। जो ज्यादा पैसे देगा माल उसका। एग्जैक्टली। अब सोचिए, जब कतर जैसे बड़े सप्लायर से गैस आनी बंद होती है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। अचानक से गैस की जो कुल मात्रा है वो कम हो गई, लेकिन खरीदार तो उतना ही है ना। हाँ, सबको गैस चाहिए। ऐसे में जापान या कोरिया जैसे अमीर देश मैदान में उतरते हैं। उनके पास बिडिंग पावर है। ओके। जब गैस की कीमतें अचानक 3 गुना या 4 गुना बढ़ जाती हैं स्पॉट मार्केट में, तो वे वो कीमत चुकाकर गैस की खेप को अपनी ओर मोड़ लेते हैं। वो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, और भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हमारे पास भी तो पैसा है। पैसा है, लेकिन ये देखिए कि भारत में उस महंगी गैस का इस्तेमाल कौन करेगा। हमारे बिजली कारखाने। बिल्कुल, हमारे पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां और सिरामिक इंडस्ट्रीज। अब सोचिए, अगर ये कंपनियां स्पॉट मार्केट से 4 गुना कीमत पर गैस खरीदेंगी तो उन्हें बिजली या खाद की कीमत भी तो 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी ना मार्केट में। बाप रे। हाँ, वो कॉस्ट तो कंज्यूमर पे ही आएगा। लेकिन हमारी जो लो पर कैपिटा इनकम है, जो आम जनता की कमाई है, क्या वो इतनी महंगी बिजली अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या किसान 4 गुना महंगी खाद खरीद सकता है? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और सरकार भी इतना बड़ा बोझ सब्सिडियों पे नहीं डाल सकती, उनका भी एक बजट है। तो फिर नतीजा क्या होता है इसका? नतीजा ये होता है कि हमारे जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स और कारखाने हैं, वो महंगी गैस खरीदने के बजाय अपना प्रोडक्शन ही बंद कर देते हैं। शिट, मतलब कारखानों में ताले लगने लगते हैं। हाँ, या तो बंद कर देते हैं या प्रोडक्शन आधा कर देते हैं। और यही कारण है कि मात्रा की ये जो कमी है, ये सीधे तौर पर भारत की विकास दर को 5.9% पर खींच लाती है। मुझे अब समझ आ रहा है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये इस बात का खेल है कि आप कितनी महंगी ऊर्जा को पचा सकते हैं, आपकी इकोनॉमी में उसे एब्जॉर्ब करने की कितनी क्षमता है। यार, ये सच में आंखें खोलने वाला फैक्ट है। मतलब गैस का जहाज भारत ना आना सिर्फ न्यूज का एक टिकर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका सीधा मतलब है कि गुजरात या महाराष्ट्र के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में मशीनों का अचानक बंद हो जाना। सही कहा आपने। हाँ, अब मुझे ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट वाली बात एकदम क्लियर हो गई है। लेकिन इस ऊर्जा संकट का एक और पहलू भी है जिसके बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। हाँ, मैक्रो फिस्कल इम्पैक्ट। राइट, मैक्रो फिस्कल प्रभाव। मतलब जब हम मजबूरी में महंगी ऊर्जा खरीदते हैं तो हमारे देश के खजाने पर इसका क्या असर पड़ता है? इसका सबसे सीधा और सबसे खतरनाक असर पड़ता है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर, जिसे हम CAD कहते हैं। ओके। रिपोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से वार्निंग देती है कि कच्चे तेल और LNG की बढ़ती कीमतों के कारण भारत का जो CAD है वो और चौड़ा होने वाला है। कितना चौड़ा? नया अनुमान यह है कि ये GDP के 2% या उससे भी ऊपर जा सकता है। 2%? इसे थोड़ा ना सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट एक तरह से देश का बैंक स्टेटमेंट है ना? हाँ, बिल्कुल वैसी पासबुक है जो ये बताता है कि हम दुनिया को कितना सामान बेच रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दुनिया से कितना सामान खरीद रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं। एकदम सही। और जब हम कहते हैं कि CAD GDP के 2% तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि हम एक्सपोर्ट से जितना पैसा कमा रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा पैसा हम सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए विदेशों में भेज रहे हैं। और वो भी मेनली तेल और गैस का बिल चुकाने के लिए। बिल्कुल, हम अपनी कमाई से ज्यादा अपना फ्यूल बिल भर रहे हैं। और जब इतने बड़े स्केल पर डॉलर्स देश से बाहर जाते हैं तो जाहिर है हमारी जो लोकल करेंसी है यानी रुपए पर भारी दबाव पड़ता होगा। जाहिर सी बात है, रुपया कमजोर होता है। और मजाक की बात यह है, मतलब ट्रेजेडी देखिए, कि जब रुपया कमजोर होता है
तो हमें उसी तेल और गैस को खरीदने के लिए और भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली ये तो एक पूरा दुष्चक्र बन गया है, जिसे अंग्रेजी में विशियस साइकिल कहते हैं। यार ये तो बहुत डरावना लूप है। यही वो दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे मुश्किल काम होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट ने पूरे एशिया का एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया है। हाँ, मैंने वो डेटा पॉइंट पढ़ा था। तो जब हम रीजनल इम्पैक्ट देखते हैं ना, तो एशिया के सभी देशों पर इस संकट का असर एक जैसा नहीं हो रहा है। राइट, वो पॉइंट वाकई हैरान करने वाला था। रिपोर्ट बताती है कि जहां एक तरफ चीन और जापान के विकास अनुमानों में जो कटौती हुई है वो लगभग नेग्लिजिबल या न के बराबर है, बिल्कुल न के बराबर। वहीं दूसरी तरफ भारत, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों के विकास अनुमानों में 0.5% अंकों से भी ज्यादा की भारी कटौती हो रही है। हाँ, तो ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है, क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन उनके लिए अलग और हमारे लिए अलग है? टेंशन तो एक ही है, तूफान तो एक ही है, लेकिन उस तूफान को, उस अस्थिरता को सोखने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। अच्छा। चीन और जापान ने पिछले कुछ दशकों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर जो ग्राउंड वर्क किया है ना, वो हमें यहाँ इस डेटा में साफ दिखाई देता है। उन्होंने क्या अलग किया है? उन्होंने सिर्फ स्पॉट मार्केट के भरोसे रहना नहीं सीखा है। उनके पास दशकों लंबे, मतलब 20-20 साल के फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ओहो। और सबसे बड़ी बात, उनके पास विशालकाय स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और अंडरग्राउंड स्टोरेज कैपेसिटी है। इस बात पर मुझे ना वो समुद्र वाली एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। इसे हम थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमी एक विशाल महासागर है। ओके। और पश्चिम एशिया का संकट उस महासागर में उठा एक भयंकर तूफान है। ठीक है। अब चीन और जापान उन विशाल कार्गो जहाजों की तरह हैं जिनके पास ना सिर्फ बहुत पावरफुल इंजन है, बल्कि उनके अंदर महीनों तक चलने वाला ईंधन यानी उनकी स्टोरेज कैपेसिटी पहले से फुल है। बिल्कुल सही। तो जब तूफान आता है तो वे अपना रिजर्व फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और बिना रुके, बिना स्पीड कम किए आगे बढ़ते रहते हैं। एकदम परफेक्ट इमेजरी है ये। और ऐसे में भारत की स्थिति क्या है उस महासागर में? मुझे लगता है भारत एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला, बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ जहाज तो है, लेकिन हमारा जहाज जस्ट इन टाइम डिलीवरी पर चलता है। मतलब हमारे जहाज में फ्यूल का टैंक बहुत छोटा है। राइट, हम स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा। हाँ, तो हम रास्ते भर छोटे छोटे जहाजों से तेल और गैस खरीदते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही तूफान आता है और वो छोटे सप्लाई वाले जहाज रुक जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे बड़े जहाज को तुरंत अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि कहीं ईंधन पूरी तरह खत्म न हो जाए। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। भारत के पास वो बफर नहीं है, वो कुशन नहीं है जो ऐसे ग्लोबल झटकों को बर्दाश्त कर सके। जब ग्लोबल मार्केट में सप्लाई पाइट होती है ना, तो सीधा असर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार, हमारी करेंसी और आखिर में हमारी ओवरऑल ग्रोथ रेट पर पड़ता है। और यही कारण है कि फिलीपींस या थाईलैंड जैसे देशों की तरह हमें भी तुरंत अपनी ग्रोथ को नीचे की तरफ एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, हम एकदम एक्सपोज्ड हैं इन झटकों के लिए। तो अब इस पूरी तस्वीर को सामने रखने के बाद मेरे ख्याल से सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आगे क्या होने वाला है? हाँ, आगे क्या, इस रिपोर्ट के आंकड़ों का हमारे इमीडिएट फ्यूचर पर क्या असर होने वाला है। मुझे पता है कि अगले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम एमपीसी कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हाँ, राइट, उसकी एक बहुत ही क्रिटिकल मीटिंग होने वाली है। और मैं बता दूं कि ये बैठक इस बार ना सामान्य से कहीं ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। क्यों? क्योंकि एमपीसी के जो सदस्य उस कमरे में बैठेंगे, वे केवल भारत के अंदर के महंगाई के आंकड़े नहीं देखेंगे, वो तो बाहर का भी देखेंगे। बिल्कुल। उनके सामने मेज पर गोल्डमैन सैक्स की ये रिपोर्ट और ऐसे ही कई ग्लोबल फोरकास्ट रखे होंगे। वे इस बात का एनालिसिस करेंगे कि विकास दर का 5.9% पर गिरना और महंगाई का 4.6% पर जाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। और वे ये भी देखेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट के 2% तक पहुंचने से रुपए पर कितना प्रेशर आ रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ हमें इस पूरी चर्चा को वापस उसी पॉइंट पर लाना चाहिए जहाँ से हमने आज शुरुआत की थी, उस आम इंसान वाले पॉइंट पर। हाँ, क्योंकि ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, ये रिजर्व बैंक की मीटिंग्स और ये बेसिस पॉइंट्स की कटौती, इनका उस आम इंसान से क्या लेना देना है जो शायद अभी गाड़ी चला रहा हो या घर पर बैठकर कोई काम करते हुए हमारी ये चर्चा सुन रहा हो। इसका लेना देना बहुत ही सीधा और बहुत गहरा है। कैसे? देखिए, जब रिजर्व बैंक ये देखता है कि बाहर से आने वाली ऊर्जा के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है,
में स्टेबिलिटी लाने के लिए और महंगाई को एकदम बेकाबू होने से रोकने के लिए वे सिस्टम से लिक्विडिटी यानी पैसा सोखने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे होता है? इसके लिए वे पॉलिसी रेट्स यानी ब्याज दरों को या तो ऊंचा रखते हैं या उन्हें और बढ़ा देते हैं। अच्छा, और जैसे ही रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है तो क्या होता है? तो आम इंसान के होम लोन की दरें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। उसकी कार की ईएमआई का पूरा गणित बिगड़ जाता है। मतलब जो पैसा वो अपने बच्चे की एजुकेशन या अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बचाना चाहता था, वो सारा पैसा बैंक की बढ़ी हुई किस्तों में जाने लगता है। बाप रे! और ये सब इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के किसी दूसरे कोने में दो देशों के बीच टेंशन के कारण गैस से भरा एक जहाज बंदरगाह से बाहर नहीं निकल पाया। बिल्कुल सही कहा आपने। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां सीमाएं, जो बॉर्डर्स हैं, वो सिर्फ नक्शे पर होती हैं। असल में तो हम सब कनेक्टेड हैं। आर्थिक रूप से हम सब एक दूसरे से ऐसे अदृश्य तारों से, ऐसे इनविजिबल वायर से जुड़े हुए हैं कि अगर पश्चिम एशिया में कोई तार जोर से खिंचता है ना, तो उसका सीधा झटका भारत के किसी आम मध्यम वर्गीय परिवार के मंथली बजट में महसूस होता है। यार, ये सचमुच एक ऐसा थॉट है जो एक पल के लिए डराता भी है और बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर भी करता है। बिल्कुल। हमने आज इस पूरे एनालिसिस में देखा कि कैसे कागज पे लिखे गए कुछ बोरिंग से लगने वाले आंकड़े और अनुमान जमीनी हकीकत में हमारी सप्लाई चेन्स, हमारे कारखानों और सीधे हमारी जेबों से जुड़े हुए हैं। सही बात है। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा ने मेरे मन में अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ दिया है। एक ऐसा सवाल जो मैं चाहूंगी कि कोई भी जो इसे सुन रहा है वो खुद से पूछे। वो क्या है? हम ना अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। हाँ, टॉप 3 में आने वाले हम। और हम सब अपने इन जीडीपी के नंबर्स को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं, जो कि करना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के किसी दूसरे हिस्से का जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, वहां का युद्ध और वहां की टेंशन हमारी ऊर्जा सप्लाई को जरा सा रोककर हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी की रफ्तार को रातों रात धीमी कर सकती है। 7 से 5.9 पर ला सकती है। राइट। तो सवाल ये है कि क्या 21वीं सदी में किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी जीडीपी के विशाल आंकड़े होंगे? सोचने वाली बात है। या फिर भविष्य में किसी देश की असली महाशक्ति बनने की जो कसौटी होगी वो उसकी ऊर्जा आत्मनिर्भरता यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस होगी। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब अगर कोई बाहरी संकट हमारे विकास की कार के इंजन को इस तरह ठंडा कर सकता है, तो क्या हमें सिर्फ आर्थिक विकास के ऊंचे टारगेट्स बनाने चाहिए या फिर रिन्यूएबल एनर्जी और अपने खुद के ऊर्जा संसाधनों के मामले में पूरी तरह आजाद होने के टारगेट सेट करने चाहिए? जब तक हम अपनी ऊर्जा खुद नहीं बनाते तब तक हम पूरी तरह आजाद नहीं है। बिल्कुल। शायद अगली बार जब हम जीडीपी के बढ़ते आंकड़ों का जश्न मनाए ना, तो हमें एक पल रुककर ये भी सोचना चाहिए कि उस विकास की गाड़ी को चलाने वाली ऊर्जा की चाबी आखिर किसके हाथ में है। बहुत ही गहरा विचार है ये। आज के लिए बस इतना ही। इन सवालों और विचारों के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी डीप डाइव्स के लिए।